माता पिता के मर जाने के बाद दादी माँ ने ही दोनों बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला था। वो अंडे बेचकर अपने दोनों बच्चों का गुजारा कर रही थी। गुड़िया मेरी बच्ची, मैं अंडे बेचने जा रही हूँ। आप कुक्कू का ध्यान रखना और उसे समय से भोजन खिला देना। दादी माँ, आप अंडे बेचने आराम से जाओ, मैं कुक्कू के जागते ही उसे भोजन खिला दूंगी। फिर दादी माँ अंडे बेचने के लिए चली जाती है। वो घर घर जाकर अंडे पहुँचाने का काम करती थी। कबूतर बेटा, मैं अंडे लेकर आ गई हूँ, जल्दी से अंडे ले लो। दादी, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो आप मुझे 10 अंडे फालतू दे दें। बूढ़ी पक्षी कबूतर को अंडे देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में उसके सारे अंडे बिक जाते हैं। वो अंडों के पैसे लेकर मालिक कालू कौवे की दुकान पर जाती है। अब तो मेरे पैसे बढ़ा दे, इन पैसों से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। दादी जी, आप बस मेरे ग्राहकों तक अंडे पहुंचाती हो, बाकी अंडे तो मेरे होते हैं और ये 50 रुपए तो काफी हैं आपके लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है कालू बेटे, मेरे 50 रुपए ही दे दे। फिर कालू कौवा दादी को 50 रुपए दे देता है और बूढ़ी दादी वहाँ से सब्जी मंडी चली जाती है। बहुत दिन हो गए हैं मेरे बच्चों को रूखी सूखी रोटी खाते हुए, आज उनके लिए सब्जी खरीद लेती हूँ। सब्जी से रोटी खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। दादी सब्जी वाले से सब्जी खरीद ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। कुछ अनजान पक्षी बूढ़ी दादी को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। दादी जी, आपके घर में कोई और नहीं है जो आपको इस उम्र में सब्जी लेने भेज दिया? मिट्ठू बेटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे घर तक पहुंचाने के लिए। अब आप सब जाइए, इस बुढ़ापे में तो कमजोरी आ ही जाती है। फिर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद बूढ़ी की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। अब वो एक पल के लिए भी घर से बाहर नहीं जा पाती और कुछ दिन के बाद बूढ़ी दादी की भी मौत हो जाती है। अब दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दीदी, पहले मम्मा पापा हमें छोड़कर चले गए और अब दादी माँ भी। क्या हमें सारी जिंदगी ऐसे ही अनाथ बन के जीनी होगी? नहीं कुक्कू मेरे भाई, आज के बाद ऐसा कभी ना कहना। मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और मैं अपने भाई को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों बच्चे ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह गुड़िया सोचती है, अब मुझे ही काम की तलाश में जाना होगा, वरना मेरा भाई कुक्कू क्या खाएगा। ये सोचकर छोटी गुड़िया काम की तलाश में चली जाती है। कबूतर अंकल जी, मुझे घर का कोई काम दे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। नहीं नहीं बेटी, आप जाओ यहाँ से, मैं छोटे बच्चों से काम नहीं करवाता। अंकल जी, आप मुझे पैसे मत देना, काम करने के बदले थोड़ा भोजन दे देना। गुड़िया की ये बात सुनकर कबूतर को उस पर दया आ जाती है और वे उसे घर का बचा हुआ भोजन दे देता है। नन्ही चिड़िया, आप ये भोजन ले जाएं, पर मैं आपसे काम नहीं करवा सकता। फिर चिड़िया वो भोजन लेकर घर आती है और कुक्कू को खिला देती है। मुझे हर हालत में काम खोजना होगा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। फिर गुड़िया अपनी दादी को याद करने लगती है। तभी उसे अंडे बेचने के बारे में ख्याल आता है और वह तेजी से उड़ती हुई कालू दुकानदार के पास जाती है। कालू सेठ जी, कृपया करके मुझे अंडे बेचने का काम दे दें, मैं पूरे ध्यान से आपका काम करूंगी। काम तो मैं तुझे देता हूँ, पर ध्यान रखना, अगर मेरा एक भी अंडा फूटा तो पूरे दिन के पैसे काटूंगा। नहीं नहीं कालू सेठ जी, ऐसा नहीं होगा, मैं काम को पूरे ध्यान से करूंगी, आपका एक भी अंडा नहीं फोड़ूंगी, आप बस मुझे काम दे दो। ठीक है, अब ये सारे अंडे इस पते पर पहुंचा दो और ध्यान रहे, एक भी अंडे की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर कालू दुकानदार गुड़िया को अंडों से भरा टोकरा दे देता है और गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती
जाती है। वो कालू के बताए हुए पतों पर अंडे बेच देती है और शाम होते ही कालू के पास आ जाती है। बहुत अच्छे दादी की पोती, ये लो तुम्हारे 50 रुपए, और हाँ कल थोड़ा जल्दी आ जाना। छोटी चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे काम मिल गया था। अब वह हर रोज ऐसा ही करती है। वो कालू के अंडों को घर घर जाकर बेच देती है। एक दिन गुड़िया अंडे बेचने जा रही थी, तभी उसे अपने भाई कुक्कू का ख्याल आता है। अरे मैं तो कुक्कू को दवाइयाँ देना भूल गई। मैं अभी जाकर पहले उसे दवाई देकर आती हूँ, वरना उसका बुखार नहीं उतरेगा। फिर गुड़िया अंडों के साथ अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो तेजी से उड़ते हुए घर के आंगन में पहुंच जाती है कि तभी उसके अंडों से भरी टोकरी नीचे गिर जाती है और उसके सारे अंडे फूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? सारे अंडे तो फूट गए। अब मैं कालू सेठ को क्या जवाब दूंगी? दीदी चुप हो जाइए, आपने मन से थोड़े ना फोड़े हैं अंडे। कुक्कू, कालू सेठ ने मुझसे पहले ही बोला था कि अगर एक भी अंडा फूटा तो वो पूरे 50 रुपए काट लेगा। अब तो उसके सारे अंडे फूट गए। आज उस छोटी चिड़िया को बड़ी देर हो गई, कहीं मेरे अंडों को लेकर भाग तो नहीं गई। मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और सारे अंडे फूटे देखकर बहुत गुस्सा होता है। एक नहीं दो नहीं, मेरे सारे अंडे फोड़ दिए। कैसे हुआ? मेरे अंडे कैसे फूटे? जल्दी बताओ। कालू सेठ जी, मैं जरूरी काम से घर आई थी, तभी अचानक से यहाँ पर गिर गई, तभी ये अंडे फूट गए। कृपया मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्या कहा? मैं तुझे माफ कर दूं? मेरे पूरे 60 अंडे थे जो कि तुमने फोड़ दिए। अब उनका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा, वो भी मेरी दुकान पर 60 दिन फ्री काम करके। कालू सेठ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। 60 दिनों तक मेरा भाई क्या खाएगा? मैं कुछ नहीं जानता, कल से काम पर आ जाना, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। अपने नुकसान की भरपाई कराना मुझे अच्छे से आता है। ऐसे धमकी देकर कालू कौवा तो वहाँ से चला जाता है और बेचारी गुड़िया बहुत चिंता में पड़ जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। सुबह जब वो दुकान पर जाने के लिए अपना दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उसके आंगन में अंडों से भरी खेती थी। क्या ये सच में अंडों की खेती है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? दीदी, ये तो अंडों की खेती है। अब आपको कालू सेठ की दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ कुक्कू, मैं सबसे पहले कालू सेठ के अंडे देकर आती हूँ, फिर बाकी सारे अंडे तोड़कर बाजार में बेच देंगे। फिर वे दोनों भाई एक टोकरी भरकर अंडे तोड़ लेते हैं और उन्हें लेकर कालू कौवे के पास चले जाते। कितना समय हो गया है और वो छोटी चिड़िया अभी तक नहीं आई। फिर दोनों बच्चे कालू को अंडे देकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा तो बहुत हैरान था कि चिड़िया के पास इतने सारे अंडे कहाँ से आए। अरे, इन बच्चों के पास इतने अंडे कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं कर रहे? मैं इनके पीछे पीछे जाकर देखता हूँ। फिर कालू सेठ दोनों बच्चों का पीछा करता है और वह पीछा करता करता बच्चों के घर पहुंच जाता है। आंगन में अंडों की खेती देखकर कालू कौवा तो चौंक जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अंडों की खेती? कालू कौवे को अंडे की खेती देखकर लालच आ जाता है और वो अंडों को चुराने की साजिश करता है। मैं रात को यहाँ चुपके से आऊंगा और सारे अंडे चुराकर अपनी दुकान में भर दूंगा, बड़ा मजा आएगा। फिर कालू कौवा रात होते ही अंडे चुराने आ जाता है। कालू जैसे ही अंडे को हाथ लगाता है वो खुद ही एक अंडे में बदल जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मैं अंडा कैसे बन गया? बदमाश कौवे, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चों के अंडे चुराता है, अब रह सारी जिंदगी एक अंडा बनकर। जादुई अंडे, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। नहीं
कौवे, ऐसे नहीं, पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद बच्चों के अंडे कभी नहीं चुराओगे। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, आज के बाद कभी भी अंडे नहीं चुराऊंगा, पर कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। फिर जादुई अंडा कालू को माफ कर देता है और कालू कौवा अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वहाँ से चला जाता है। शादी के बाद रानो चिड़िया अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी, क्योंकि टुन्नू चिड़े की एक छोटी सी चूड़ियों की दुकान थी। वो अपनी दुकान में तरह तरह की चूड़ियाँ बेचा करता, जो पक्षियों को बहुत पसंद आती। अरे ओ चूड़ी वाले भैया, मुझको 9 दर्जन चूड़ियाँ दे दो, 4 गुलाबी और 5 दर्जन लाल वाली। अरे बहन जी, हर बार तो आप 1-2 दर्जन चूड़ियाँ ही खरीदती हो, फिर आज इतनी कैसे? आज मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरी भाभीयों को आपकी चूड़ियाँ बड़ी पसंद आती हैं, तो बस उनके लिए ही खरीद रही हूँ। फिर वो महिला पक्षी चूड़ियों के रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह ही 1000 रुपए की बिक्री हो गई। भगवान करे मेरी ये दुकान ऐसे ही चलती रहे और मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता रहूं। इस तरह से टुन्नू चिड़ा बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी दूरी पर 2 शराबी दोस्त शराब पी रहे थे और वे दूर से टुन्नू चिड़े को ही देख रहे थे। कालू दोस्त देख, यहाँ हमारे पास शराब पीने के लिए 1 भी रुपया नहीं है और उस टुन्नू चिड़े की सुबह सुबह 1000 रुपए की बिक्री हो गई। बिल्लू दोस्त, वो एक दुकानदार है, वो भी चूड़ियों का। रुपयों की कोई कमी नहीं है उसके पास। कालू दोस्त, अगर ये चूड़ियों का मालिक हमारा दोस्त बन जाए तो शराब पीने की सारी टेंशनें ही खत्म हो जाएगी। बात तो एकदम सही कही तूने, पर ये चिड़ा शराब को छूता तक नहीं है, फिर कैसे ये हमारा दोस्त बन पाएगा? बनाएंगे, हम इसे तो अपना दोस्त पक्का ही बनाएंगे और एक दिन ज्यादा नशा करा के इसकी सारी कमाई और दुकान में जितनी भी चूड़ियाँ हैं सबको लेकर भाग जाएंगे। तो ठीक है, तुम उसको अपनी छोटी दोस्ती के जाल में फंसाओ। नहीं कालू, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम उल्लुओं से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए चिड़े को तो तुम्हें ही अपना दोस्त बनाना होगा। ठीक है, अभी तो मैंने नशा किया हुआ है, मैं कल जाऊंगा इसकी दुकान पर। ऐसे बातें करके वे दोनों बहुत खुश होते हैं और शाम हो जाती है। टुन्नू चिड़ा चूड़ियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है और अपने दिन भर की कमाई रानो चिड़िया को दे देता है। रानो जी, अब तो मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ दूर दूर के पक्षियों को भी पसंद आ रही हैं। लगता है हम बहुत जल्दी अमीर पक्षी बनने वाले हैं। सच में टुन्नू जी, अगर आपकी चूड़ियाँ इतनी ही पसंद आ रही हैं, तो मुझे भी चूड़ियाँ बनाना सिखा दें, फिर मैं भी चूड़ियाँ बनाया करूँगी। नहीं नहीं, चूड़ियाँ बनाने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, आप तो बस मेरी बेटी और इस घर का ध्यान रखें, वही मेरे लिए सब कुछ है। फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह टुन्नू की दुकान पर कालू कौवा आता है और उससे कहने लगता है, मालिक जी दया करें, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दें, रात से भूखा हूँ। ये तो चूड़ियों की दुकान है, मैं आपको ये पैसे देता हूँ, आप आगे से खरीद कर कुछ खा लेना। आप बहुत अच्छे पक्षी लगते हो, क्या मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बोलो, अब आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। मालिक जी, आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अगर मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाता तो मांग कर खाने की नौबत खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना काम नहीं है, आप ये पैसे लें और कहीं दूसरी जगह पर काम खोजें। मालिक जी, मैं रोज यहाँ सुबह सुबह झाड़ू लगा दिया करूँगा, इसके बदले आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे देना, पर कृपया मुझे काम दे दें। ठीक है, अब रोना बंद करो, झाड़ू लगाने के साथ साथ
साथ दुकान की थोड़ी सफाई भी कर दिया करना। मैं तुम्हें 50 रुपए दे दिया करूँगा। टुन्नू चिड़े की ये बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है और अपना साफ सफाई का काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कालू और टुन्नू चिड़े में पक्की दोस्ती हो गई थी। वो खाना भी साथ साथ खाते हैं। कालू, इतनी देर कहाँ लगा दी? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो ये शराब की बोतल लेने गया था, बस वहीं पर थोड़ी देर लग गई। कालू, क्या तू शराब पीता है? मैं तो इसे छूता तक नहीं। तू भी शराब पीना छोड़ दे। टुन्नू, तूने अभी तक शराब को छुआ नहीं है, इसीलिए इसका स्वाद भी नहीं जानता। पर कोई बात नहीं, मेरे साथ तुझे शराब तो आज पीनी पड़ेगी। फिर कालू कौवा टुन्नू चिड़े को अपनी कसमें दे देकर शराब पिला ही देता है। उस दिन के बाद अब वो दोनों अक्सर शराब पिया करते। बिल्लू, बस बहुत हुआ, आज रात में अपना काम खत्म कर दूंगा। जो भी करना ध्यान से करना। उस टुन्नू चिड़े को तुझ पे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। मैं रात को तेरा इंतजार करूँगा। फिर कालू कौवा टुन्नू चिड़े की दुकान पर चला जाता है और उससे कहने लगता है, टुन्नू चिड़े, आज मेरा जन्मदिन है और तेरे सिवा तो मेरा इस जंगल में कोई नहीं है, तो क्या मैं तेरे साथ अपना जन्मदिन मना सकता हूँ? अरे कालू, जन्मदिन की तुझे बहुत बधाइयाँ। और ये भी कोई पूछने की बात है? हम दोनों मिलकर तेरा जन्मदिन मनाएंगे। इस तरह से कालू कौवा टुन्नू चिड़े से झूठ बोल देता है और जन्मदिन के बहाने उसे खूब शराब पिलाता है। और देर रात भी हो गई थी। ये टुन्नू तो पूरी तरह से नशे में धुत हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम करता हूँ। फिर कालू कौवा टुन्नू के सारे पैसे ले लेता है और सारी चूड़ियों को एक बड़े से बैग में भर लेता है। वो दुकान से जाने ही वाला था कि तभी टुन्नू चिड़ा बोलता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो दोस्त, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी रानो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होंगी। इसे भी अपने साथ ही ले चलता हूँ, रास्ते में कहीं भी छोड़ दूंगा। ऐसे सोचकर कालू टुन्नू को अपने साथ ले जाता है। वो थोड़ी दूरी पर टुन्नू को एक सुनसान जगह में छोड़ देता है। आ गया है मेरा घर। मेरा घर कहाँ है? कोई मुझे मेरा घर दे दो। बेचारे टुन्नू चिड़े को तो कुछ भी नहीं पता था कि उसे किस दिशा में जाना है। वो तो यूं ही उड़े जा रहा था। तभी सामने से एक उड़ते हुए वाहन से उसकी टक्कर हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। न जाने कितनी रात हो गई है और टुन्नू जी अभी तक घर नहीं लौटे। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपने पति को ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे टुन्नू चिड़ा बेहोश मिलता है। वो उसे जल्दी से पास के अस्पताल में भर्ती कराती है। देखिए रानो जी, इनका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है। जल्दी ही इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान जा सकती है। आप कैसे भी करके मेरे टुन्नू जी को बचा लें, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ठीक है, 3 लाख रुपए जल्दी से जमा करा दो, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। फिर रानो चिड़िया रुपयों का इंतजाम करने अपने घर चली जाती है। ये क्या, ये तो बस 90,000 रुपए हैं। बाकी के रुपए कहाँ से आएंगे? मैं दुकान पर जाती हूँ, शायद वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर चिड़िया तेजी से उड़ती है और दुकान पर चली जाती है, परंतु वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हे भगवान, दुकान तो सारी खाली पड़ी है। लगता है कोई चोर सब ले गया। अब मैं क्या करूँ? टुन्नू जी को कैसे बचाऊंगी? फिर रानो चिड़िया थोड़े से पैसे को ही लेकर अस्पताल जाने लगती है, परंतु तेज उड़ते हुए उसके पैसों की पोटली नीचे तालाब में गिर जाती
जाती है और उसके सारे रुपए तालाब में डूब जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। सारे रुपए तो तालाब में गिर गए। अब मेरे टुन्नू जी का क्या होगा। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ पर रोने लगती है। तभी तालाब से कुछ आवाज आती है और पैसों की पोटली और एक बड़ा सा बैग तालाब के किनारे आ जाता है। चिड़िया रानी, आप दुखी ना हो। मैंने आपकी पैसों की पोटली को कुछ नहीं होने दिया। आप कौन हो? कृपया कर मेरे सामने आओ। मैं तालाब बोल रहा हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुनी तो मैंने आपकी मदद करने का निश्चय किया। तालाब जी, मेरी तो बस ये पोटली थी। ये बैग मेरा नहीं है। ये शायद किसी और पक्षी का होगा। चिड़िया रानी, इस बैग को खोलकर देखो। फिर चिड़िया उस बैग को खोलती है और चौंक जाती है, क्योंकि वो बैग तो सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। ये बैग चोर कौवे का है। वो इसे लेकर जा रहा था कि तभी तालाब में गिर गया। आपको इनकी ज्यादा जरूरत है तो आप इन्हें ले जाएं। तालाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। मेरा पति अस्पताल में भर्ती है। मुझे ऑपरेशन की फीस जमा करानी है। चिड़िया ने अपने पति की बनाई चूड़ियों को पहचान लिया था, परंतु वो जानती थी कि तालाब ने ही अपने जादू से साधारण चूड़ियों को सोने में बदल दिया है। ये सोचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने पति की जान बचा लेती है। कालू, रुपए और चूड़ियाँ कहाँ हैं? बिल्लू, तेज उड़ते समय चूड़ियों का बैग तालाब में गिर गया और सारे पैसे भी। झूठ मत बोल कालू, तुझे अच्छे से पता है उन चूड़ियों की कितनी कीमत है, इसलिए तू चूड़ियों को कहीं पर छुपा आया है, चोर कहीं का। क्या कहा? मैं तुझे चोर लगता हूँ? हाँ हाँ, तू है एक नंबर का चोर, तभी तो बैग को चुरा कर छुपा आया। फिर दोनों दोस्तों में बहस शुरू हो जाती है और एक दूसरे को इल्जाम लगाते लगाते मारने लगते हैं और फिर दोनों ही मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए।